नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके समक्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाटक करम छढ़ा की समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह नाटक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की एमए हिंदी अष्टम प्रश्न पत्र इकाई 4 में निर्धारित किया गया है। आज हम इस नाटक के उद्देश्य और इसकी तात्विक समीक्षा पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर खूबचंद बघेल की जीवनी, उनके कार्य, उनके साहित्यिक अवदान पर चर्चा करें तो डॉक्टर खूबचंद बघेल को माटी पुत्र कहा जाता था। डॉक्टर बघेल का जन्म 19 जुलाई सन 1900 में रायपुर ज़िले के ग्राम पथरी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जुड़ावन प्रसाद था तथा माता का नाम श्रीमती केतकीबाई था। डॉक्टर बघेल कृषक परिवार से संबंधित थे। गवर्नमेंट हाई स्कूल रायपुर से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने एलएमपी की पढ़ाई अर्थात डॉक्टरी की पढ़ाई नागपुर से की और 1923 में एलएमपी की डिग्री आपने प्राप्त की। तत्कालीन समय में महात्मा गांधी का प्रभाव संपूर्ण भारत में दिखाई दे रहा था। डॉक्टर खूबचंद बघेल भी महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और अपनी डॉक्टरी की सरकारी नौकरी छोड़ दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार बने। इसी क्रम में उन्हें अनेक बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका थी। वे कई बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। सन 1967 में छत्तीसगढ़ मातृ संघ का गठन हुआ और डॉक्टर खूबचंद बघेल उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। 22 फरवरी 1969 को दिल्ली में छत्तीसगढ़ के इस माटी पुत्र ने अंतिम सांसें ली। डॉक्टर खूबचंद बघेल को देश के महान नेताओं, समाज सेवकों के साथ कार्य करने का अवसर मिला। डॉक्टर बघेल आचार्य कृपलानी, देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय जैसे देश के शीर्ष नेताओं के साथ काम किया। वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाज सेवक थे, राजनेता थे। छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने आंदोलन किया। वे एक साहित्यकार भी थे। कुल मिलाकर के डॉक्टर खूबचंद बघेल बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनके साहित्यिक अवदान पर चर्चा करें तो उन्होंने 3 नाटक लिखे। उनका पहला नाटक था ऊंच नीच। इसका उन्होंने मंचन भी जगह जगह किया और समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेद को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। उनके अन्य नाटक करम छढ़ा और जरनैल सिंह हैं। हरि ठाकुर ने डॉक्टर खूबचंद बघेल के संबंध में कहा है, उनका एकमात्र लक्ष्य था छत्तीसगढ़ के सोए स्वाभिमान को जगाना, उसकी गौरव गरिमा को उजागर करना तथा उसे शोषण, अन्याय और दमन से मुक्त करना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर बघेल की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। 1920 में
नागपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने सहभागिता दिखाई। 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने नागपुर गए। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 1933 में जब गांधी जी नागपुर आए तो डॉक्टर बघेल उनसे प्रभावित हुए और अछूतोद्धार के कार्य में सक्रिय हो गए। 1942 में मुंबई अधिवेशन के बाद वे भूमिगत हो गए और फिर बाद में अपनी गिरफ्तारी भी दी। इस प्रकार बहुत स्पष्ट है कि डॉक्टर बघेल ने अपने जीवन का बसंत न्यौछावर करके भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे और संपूर्ण छत्तीसगढ़ को गरिमामंडित करते रहे। आगे हम चलते हैं, उनके जीवन और कृतित्व से आगे बढ़ते हैं और उनके नाटकों की चर्चा करें। जैसा आपको मैंने पूर्व में बताया, उनके नाटक ऊंच नीच, करम चढ़ा और जर्नैल सिंह हैं। ये 3 नाटक उन्होंने लिखे। आलोच्य नाटक करम चढ़ा के बारे में हम बात करें कि ये किन उद्देश्यों को लेकर के लिखा गया है, किन समस्याओं को लेकर के लिखा गया है, तो इस नाटक में जो प्रमुख समस्या है वो है ग्रामीण एवं शहरी संस्कृति के सम्मिश्रण से उत्पन्न विसंगतियां एवं जीवन संघर्ष का यथार्थ चित्रांकन करम चढ़ा नाटक का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। ग्रामीण जीवन का संघर्ष तो इस नाटक में चित्रित किया गया ही है। आज भी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हो गई और परतंत्र भारत में भी जो सूदखोरी की परंपरा या प्रथा गांव में चल रही है वो आज भी बदस्तूर कायम है और इस समस्या का चित्रांकन करना डॉक्टर बघेल का प्रमुख उद्देश्य था। आज भी गांव में झूठी शान एवं प्रतिष्ठा के लिए लोग ऋण लेते हैं और फिर इसी ऋण में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसका भी चित्रांकन इस नाटक में किया गया है। एक प्रमुख समस्या, जैसा कि इस नाटक का एक नायक है मूलचंद और वो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, इन सब चीज़ों का चित्रण करम चढ़ा नाटक में किया गया है। करम चढ़ा नाटक के माध्यम से आंचलिक मान्यताओं को चित्रित किया गया है, द्वंद्वों को चित्रित किया गया है, समाज में स्त्रियों के दोहरे व्यवहार, दोहरे मापदंड को भी चित्रित किया गया है इस नाटक में। स्त्रियों का जब ससुराल से कोई व्यक्ति आता है या उसकी सेवा करना होता है तो उनका व्यवहार कुछ और होता है, और जब मायके से कोई व्यक्ति आता है, भाई बंधु आता है, तो उसकी सेवा करने के प्रति उसका नज़रिया कुछ दूसरा होता है। इसका चित्रांकन भी करम चढ़ा नाटक में प्रमुख रूप से किया गया है। आज हम करम चढ़ा नाटक को नाट्य तत्वों के आधार पर, नाट्य तत्वों की कसौटी के आधार पर कसने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आपको मालूम है कि नाटक के प्रमुख तत्व कथानक या कथावस्तु होता है, पात्र या चरित्र चित्रण होता है, कथोपकथन या संवाद होता है, संकलनत्रय या देशकाल वातावरण होता है, रस, अभिनेता और उद्देश्य। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नाटककार पूर्णतः समर्पित होता है। यही कुछ नाटक के प्रमुख तत्व हैं। यदि इनकी प्राप्ति हो जाती है तो नाटक सफल होता है, अन्यथा नाटक असफल माना जाता है।
तो हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कथानक या कथा वस्तु। छत्तीसगढ़ी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल रचित करमचढ़ा बहुचर्चित एवं लोकप्रिय नाटक है। डॉक्टर बघेल साहित्य को सामाजिक आंदोलन एवं हृदय परिवर्तन का कारक मानते थे। शहरी और ग्रामीण संस्कृति एवं सभ्यता के मिश्रण से उत्पन्न विसंगतियों एवं पीड़ा को डॉक्टर बघेल ने अच्छी तरह समझा और गहरी संवेदना के साथ करमचढ़ा नाटक में प्रस्तुत भी किया है। इस नाटक के अतिरिक्त उनके जो अन्य नाटक हैं जर्नैल सिंह और ऊंच नीच, उनसे यह नाटक इतर है। हालांकि उनके ऊंच नीच नाटक को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। आज हम करमचढ़ा नाटक की कथा वस्तु के बारे में बात करें तो यह एक चरित्र प्रधान नाटक है। इस नाटक का नायक मूलचंद दो गांव के गौटिया का पुत्र होते हुए भी शहर में अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में रायपुर में जीवन व्यतीत करता है। उसके पिता शहरी वातावरण में डॉक्टर, वकील एवं अन्य अफसरों की स्थिति देखकर अपने पुत्र को इसी लालसा से खर्च दे करके रायपुर भेजते हैं ताकि वह भी बड़ा आदमी बन सके। परंतु वह अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हो जाता है और संघर्षशील जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाता है। उसकी मानसिकता द्वंद्वग्रस्त दृष्टिगत होती है। पिता के द्वारा आर्थिक लोलुपता के कारण वह बार बार प्रताड़ित महसूस करता है। मूलचंद के पिता गांव में सूदखोरी का काम करते हैं और उनकी अर्थलोलुपता जग जाहिर है। मूलचंद आर्थिक समस्याओं से शहर में आकर के घिरता चला जाता है। ईमानदार व्यक्ति है, किंतु उसके कार्यालय का बड़ा बाबू कार्यालय में आए दिन गरीबों से अवैध पैसा वसूली करता है और उसे भी ऐसा करने का निर्देश देता है। ऐसा नहीं करने पर वह मूलचंद को डांटता भी है, फटकारता भी है, परंतु संवेदनशील मूलचंद ऐसा कर नहीं पाता। अपने पिता की स्थिति स्पष्ट करते हुए वह कहता है कि उसके मित्र मदन के पिता 60 रुपये महीना पाते हैं, फिर भी अपनी संतान को सुखी रखते हैं और उसके पिता 2 गांव का गौटिया होते हुए भी हाय पैसा के चक्कर में फंसे रहते हैं। उस मूलचंद का एक कथन द्रष्टव्य है। भाई ओकर किस्मत हा बाँस भर के और मोर हा अंगूर भर के। ओकर पिता देवता है और मैं हा अपन बाप ला का कहिबे भाई। बाप के हिता करैया बेटा ला तुमन बने न कहो तो मत कहो। मोर दादा तो ब्याज खवैया काबुली आए। ओकर लाल लाल आँखी, तनी भाव, ओकर तमतमावत चेहरा, लख पैसा के भाव दर्शावत मुँह डहर निहोरत रहे थे। अब बताइए, इतना लोलुप पिता बेटा की ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि वह उसे शहर से पैसा भेजेगा। मूलचंद की पत्नी सुंदरी भी उससे खुश नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति में भी मूलचंद के प्रति आक्रोश साफ झलकता है। उसका एक कथन द्रष्टव्य है, का कहो मैं अपन दाई ददाला, चंडाल चंडालिन मन मोला यही घर में लान के भोसा दें।
जौन दिन ले ये घर में पाँव धर्यों तौन दिन ले न पेट भर खायों और न अड़िया के रेंगे। ओ मन कैसे गांव में आनी बानी के खाथे पहिरथे लेथे देथे, या हमन ला कैसे कलो दिन जानो मानो जोगी भिखमंगा होतिन। महीना नौकरी करन होगे मोर बरना सुर्रा बनिस न दार। मूलचंद की समस्या तब और गहरी हो जाती है जब उसके यहाँ कुछ काम से दूर के रिश्तेदार झम्मर सिंह और दुर्जन गौटिया का आगमन होता है। सुंदरी इनका भोजन बनाने से साफ इनकार कर देती है। पद प्रतिष्ठा से जुड़ा मूलचंद अपनी नौकरानी खोरी को किसी तरह मनाता है और उनके लिए भोजन का प्रबंध करता है। इतना ही नहीं, उन आगंतुक गौटिया के चक्कर में बाजार में 15 रुपए का झम्मर सिंह के नाम मूलचंद को देय हो जाता है। अपनी सासू और साला भेड़ाधर के आगमन और पत्नी के दबाव में चक्कर में 100 रुपए जमानत पर साला को सेठ के द्वारा दिलाना पड़ता है। ब्याज के साथ रकम वसूली का नोटिस भी उसके कार्यालय पहुंच जाता है और कार्यालयीन पदाधिकारी के द्वारा इसके वेतन से राशि वसूल करने तथा ऐसी हरकत करने पर नौकरी से निकाल देने का आदेश थमा दिया जाता है। चरम स्थिति पर पहुंचे इन संकटों से मूलचंद बहुत परेशान हो जाता है, हतप्रभ हो जाता है। वह अपनी किस्मत पर आंसू बहाता है, रोता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, कहता है, हाय रे मोर दुर्दशा, हे भगवान, मैं काकरों के का बिगाड़े रहूं। मूलचंद विभिन्न प्रकार के गाना गाकर अपनी स्थिति का बखान नाटक में यथार्थ करता दिखाई देता है। कुछ एक उदाहरण द्रष्टव्य है। पैसा बिना बाप कहे पूत को कपूत है, और पैसा बिना भाई कहे जीवन दुखदाई है। भाई ये संसार में पैसा पैसा ही मिताई है। एक और उदाहरण देखिए। दीनदयाल दया करके भवसागर से पार करो मुझको, और नीर अपार न तीर दिखे, कैसे धीर धरूं मन को। एक अन्य उदाहरण में देखिए मूलचंद की व्यथा। मेरी नाव डुबाए रही नद में, शरणागत जान के तार मुझे, अब नाथ न देर लगा अजरा, निज बाह पसार उबार मुझे। मूलचंद की इन विषम समस्याओं के जाल में फंसने के बाद उसका परिचय तिवारी जी वकील से होता है और वह उसे समस्याओं से उबरने का उपाय समझाते हैं। तिवारी जी अपनी मान्यताओं को मूलचंद से इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि तुम्हारे पिता में संस्कार बहुत नीच दर्जे के हैं, उनमें गलत संगति का भी प्रभाव है, अतः पिता के लिए मासिक खर्च भेजना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो खुद सूदखोरी करके खुद ही जीवन यापन कर रहे हैं। तुम क्यों पैसे भेजते हो? तुम्हारे सौतेले भाई तो उनके सिर फोड़ देंगे। दूर के नातेदारों से नम्रतापूर्वक कह दो कि रायपुर जैसे बड़े शहर में खर्च बहुत ज़्यादा है, जितना बने इनकी उतनी ही सेवा करो। रुपया पैसा लेन देन से साफ इनकार कर दो। पहले का बुरा होना अच्छा, बात की दुश्मनी अच्छी नहीं है। बाहर से आने वाले लोगों से जितना हो सके बचो। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर रुपया देना छोड़ दिया है उनका नाम दो, तुम्हारा केस मैं मुफ्त में लड़ूंगा। एक नाटक तैयार करो
जिसमें अपना पूरा दुख दर्द सुनाओ। तुम्हारी लाचारी तुम्हारी जाति के लोगों को समझ में आएगी और तुम्हारे यहाँ आकर वे अड़चन नहीं डालेंगे। वे जब यहाँ आएंगे तो गांव में पैदा होने वाली चीज़ें मसलन दाल, चावल, घी, गुड़, तेल, साग सब्जी, मूंगफली, दातौन आदि साथ लेते आवेंगे तो तुम्हारा पहाड़ जैसा बोझ हल्का हो जाएगा। तिवारी वकील की यह सलाह मूलचंद को अच्छी लगती है और वह उन्हें परामर्शक की भांति लगने लगते हैं। इस प्रकार नाटक की कथा वस्तु अत्यंत रोचक यथार्थ जीवन के चित्रण से अनुप्राणित है। करमचढ़ा मूलचंद के रूप में पिता के कारण, पत्नी के कारण, कार्यालय के कारण, दूर और नज़दीक के रिश्तेदारों के आगमन के कारण, अपेक्षाओं के कारण अनेक समस्याएं इस नाटक में मूलचंद के जीवन में उपस्थित होती हैं। विद्वान वकील तिवारी जी ने उनका सम्यक समाधान भी अंत में प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार दुख, कष्ट और संघर्ष में चित्रित नाटक का अंत सुखांत होता है। अब पात्रों की चर्चा करें कि करमचढ़ा नाटक में पात्र और उनका चरित्र किस प्रकार का है, तो हमें यह कहना आवश्यक है कि प्राचीन भारतीय आचार्यों की मान्यताओं में पात्रों को लेकर के अब अपेक्षित परिवर्तन आया है। अब नायक धीरोदात्त नहीं होता, राजवंशोत्पन्न शूरवीर त्यागी नहीं होते, बल्कि जीवन के संघर्षों का वह भोक्ता होता है। मानवीय गुण अवगुण उसमें समाहित होते हैं। मूलचंद भी एक इसी प्रकार का नायक है। इस नाटक में झम्मर सिंह, दुर्जन, बड़ा बाबू, तिवारी जी आदि प्रधान पुरुष पात्रों के रूप में चित्रित हुए हैं, जिनके संबंध में मैंने आपसे पूर्व में चर्चा की। सुंदरी एवं खोरी नारी पात्र के रूप में अपनी भूमिका मनोवैज्ञानिकता के साथ निभाती हैं। सुंदरी मूलचंद की पत्नी है और खोरी उसके यहाँ काम करने वाली बाई है। इन समस्त पात्रों में आंचलिक झलक एवं परिवेश रेखांकित हुए हैं। इस प्रकार चरित्र चित्रण की दृष्टि से इस नाटक को पूर्णतः सफल कहा जा सकता है। अब करें बात कथोपकथन या संवाद की। गद्य की अन्य विधाओं, कहानी और उपन्यास में भी कथोपकथन या संवाद होते हैं, लेकिन नाटक में संवाद प्राण तत्व का संचार करते हैं, जीवंतता लाते हैं। संवाद के जरिए जहाँ नाटक की कथा में प्रवाह आता है, वहीं पात्रों के चरित्र उद्घाटन में भी संवाद सहायक हुआ करते हैं। करमचढ़ा नाटक में स्वगत कथन के रूप में भी संवाद आए हैं। जैसे मूलचंद का एक कथन देखिए, हाय मोर ये दुर्दशा, हे भगवान मैं काकरो का बिगाड़े रहूं। बिलोरनपुर के गोटिया के मैं का अंगेसी करे रहो, देखर बलदा मोला आज ऐसे मिलिस, भल के रद्दा नहीं है। इस नाटक में झम्मर सिंह, दुर्जन, बड़ा बाबू, सुंदरी, भेड़ाघर के संवाद भी साभिप्राय और बहुत संतुलित है। अब करें बात देश काल वातावरण, या जिसे संकलन त्रय भी कहा जाता है। आलोच्य नाटक करमचढ़ा चरित्र प्रधान सामाजिक नाटक है। मूलतः डॉक्टर बघेल साहित्य को सामाजिक आंदोलन एवं हृदय परिवर्तन का कारक मानते हैं। करमचढ़ा नाटक में शहरी एवं ग्रामीण संस्कृति एवं सभ्यता के मिश्रण से उत्पन्न विसंगतियों एवं पीड़ा को नाटककार ने अच्छी तरह समझा और प्रस्तुत किया है। रस योजना की बात करें तो नाटक रसोत्पत्ति के लिए ही रंगमंच पर प्रदर्शित होते हैं और इसमें दर्शकों की भूमिका प्रमुख होती है।
जब करमचढ़ा नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाएगा तो निश्चित तौर पर दर्शकों में प्रभाव छोड़ेगा और रसोत्पन्न करने में सफल होगा। करमचढ़ा नाटक की कथा वस्तु नायक मूलचंद की संघर्ष में अभिव्यक्ति के कारण करुण रस से ओतप्रोत है। समस्त दर्शकों की सहानुभूति उसके प्रति है। भेड़ाघर की योजना से इस नाटक में हास्य रस की सृष्टि भी की गई है। भेड़ाघर का बड़बोलापन, रायपुर आगमन पर ट्रेन से उतरकर नाली नाली में दौड़ना भागना, बिना नाम पता के रायपुर जैसे बड़े शहर में रंग रूप के आधार पर किसी वकील का पता खोजना आदि ऐसे प्रसंग हैं जिससे हास्य के फव्वारे छूट पड़ते हैं। इस प्रकार करुण रस के द्वारा सामाजिक विसंगति का चित्रण हुआ है, तो हास्य रस के द्वारा नाटक मनोरंजक भी बन गया है। अब अभिनयता की बात करें तो यह नाटक इस दृष्टि से भी सफल है। शहरी वातावरण में आंचलिक मान्यताओं के पक्षधर पात्रों के माध्यम से मिश्रित संस्कृति एवं सभ्यता इसमें व्याख्यायित हुई है। पात्रों की वेशभूषा, रंगमंची व्यवस्था में निर्देशक या आयोजक को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। वातावरण को चित्रित करने में भी सभी पात्र सक्षम हैं। पात्रानुकूल भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। सरल, सहज, स्वाभाविक भाषा शैली इस नाटक की प्रमुख विशेषता है। आंचलिक उपमाओं, मुहावरों, कहावतों का प्रयोग करके नाटक को लेखक ने पूर्णतः रोचक बना दिया है। अब बात करें करमचढ़ा नाटक के उद्देश्य की। इस नाटक में वर्णित समस्या ग्राम्य एवं शहरी जीवन से संबंधित है। मूलचंद की अभिव्यक्तियों में उसकी लाचारी, बेबसी झलकती है। अर्थाभाव में किन किन कठिनाइयों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, इसकी व्याख्या इस नाटक में है। माता, पिता, पत्नी, आगंतुक एवं कार्यालयीन सहभागियों की अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए मूलचंद स्वयं को अक्षम पाता है। आगंतुकों के आने पर भंगिमा बदलने वाली सुंदरी तब अतिशय प्रसन्न और सहनशील बन जाती है जब मायके से उसका भाई और माँ का आगमन होता है। नारी मनोविज्ञान को उद्घाटित करने में यह प्रसंग अत्यंत सार्थक है। इस नाटक में नाटकीय उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए नाटककार ने नाटकीय ढंग से विद्वान वकील तिवारी का प्रवेश करवाया है, जिसने स्वस्थ स्वर में मूलचंद जैसे अनेक करमचढ़ा लोगों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। अनेक स्थलों पर, अनेक अवसरों पर सफलतापूर्वक इस नाटक का अनेक बार वंचित होना इसकी सफलता का जीवंत प्रमाण है। आंचलिक मान्यताओं, द्वंद्वों एवं संघर्षों को चित्रित करने में यह नाटक पूर्णतः सफल है। अनेक समीक्षकों ने इस नाटक की प्रशंसा की है तथा ग्राम्य वातावरण में व्यवहारिक ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए नाटककार के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह नाट्य तत्वों के आधार पर करमचढ़ा नाटक की समीक्षा थी। आशा है मेरा यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। नमस्कार।